मेरे अब्बू एक बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने अपने गांव से ही मैट्रिक पास किया और फिर शहर चले गए। हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल की और अपनी मेहनत और लगन से आला आजाज के साथ फारगुल तहसील होने के बाद मुकाबले का इम्तिहान दिया। अल्लाह ताला ने मेहनत का समर दिया और वो ऑफिसर बन गए। जब हम अपने गांव जाते, फूफो के घर ठहरते, जो हमसे बेहद मोहब्बत करती थीं। खास तौर पर अपने भाई यानी मेरे वालिद पर तो वारी सदके जाती थीं। अपने बच्चों को बार बार भाई की मिसालें दिया करती कि देखो, हशमत ने गांव से मैट्रिक करने के बाद शहर जाकर तालीम पर ऐसी तवज्जो दी कि टॉप किया और आज वो आला ऑफिसर हैं। सारे गांव में उनकी इज्जत है। वाकई फूफो ने अपने भाई की तारीफें कर करके मेरे अब्बू को अपने बच्चों का आइडियल बना दिया। असद फूफो का सबसे बड़ा बेटा था। वो खास तौर से अब्बू से मुतासिर था। जब ये लोग हमारे घर लाहौर आते, वो बड़ी हसरत से हमारे घर की हर शय को देखता। अपनी वालदा से कहता, माँ, मेरा जी चाहता है कि मैं भी मामों की तरह मेहनत करूं और आला अफसर बन जाऊं। उनकी कितनी इज्जत है। फूफो कहती, क्यों नहीं बेटे, अगर तुम मेहनत करो तो अपने मामू जैसे बन सकते हो। मुश्किल ये थी कि हमारे गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जहां अंग्रेजी पढ़ाने का कोई इंतजाम ना था। मेरे फूफीजाद असद को इस इकलौते स्कूल में पढ़ने के सिवा चारा न था। इस बात पर फूफो भी कड़ा करती थीं कि गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं है तो बच्चे क्यों कर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर सकेंगे। तो हुआ कुछ यूं, फूफा उन दिनों वफात पा गए जबकि असद ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। उसका ऑफिसर बनने का ख्वाब टूट गया। तालीम के लिए उसे शहर जाना था। फूफा ना रहे तो शहर में तालीम और हॉस्टल के अखराजात कौन पूरे करता। फूफो ने अब्बू को खत लिखा, भाई तुम असद को लाहौर बुलवा लो और इसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिल करा दो। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो मेरे दीगर बच्चों की भी किस्मत संवर जाएगी। फूफो ने इतनी मिन्नत समाजत से खत तहरीर किया था कि अब्बू इनकार ना कर सके। उन्होंने मेरी वालदा से कहा, आपा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मैं असद को आने से नहीं रोक सकता। एक बच्चे की जिंदगी बन गई तो उनका घर सुधर जाएगा। वालिद के कहे को अम्मी रद्द न कर सकीं, लिहाजा उन्हें बादल न खास्ता असद के आने की हामी भरनी पड़ी। यूं वो गांव से हमारे घर आ गया। लाहौर आना उसके बचपन का ख्वाब था। वालिद ने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया तो उसे लगा जैसे उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई हो। वो बहुत खुश था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने मुरझाना शुरू कर दिया। हमारे घर में सभी अफराद अपनी खुशियों में मगन थे। किसी ने उस पर तवज्जो ना दी कि वो क्यों ना खुश रहता है और क्यों उसके चेहरे ने कुमलाना शुरू कर दिया। गांव से आया था तो उसके मुंह पर शादाबी थी और आंखों में सितारों जैसी चमक थी, लेकिन अब वो एक बुझते चिराग जैसा नजर आता है। मैं शुरू से हसास थी। बचपन में जब हम फूफो के घर जाते थे तो वो मुझे देखकर खिल उठता, दौड़ दौड़ कर हमारे काम करता और उसके मासूम मुखड़े पर मुस्कुराहटों की फवार बिखर जाती। मुझे उसका वो मुसर्रत भरा चेहरा आज भी याद था। हमारा मयारे जिंदगी गांव वालों की निस्बत बुलंद था। मेरी वालदा बड़े शहर की परवरदा थीं और गैर खानदान की थीं। उनको अपने ससुराली गांव वालों से कोई लगाव न था। ये तो फूफो की मोहब्बत थी जो हमें कभी कभार गांव खींच ले जाती थी। वालदा असद की तरफ ध्यान न देती। वो खुश है या नाखुश, उसके लिए वो एक बेहिस मूरत जैसी थी। यूं भी वो कब चाहती थी कि ननद का फर्जंद उनके घर रहे। ये फूफो थी जिनकी ये आरजू थी कि असद पढ़ लिखकर अफसर बन जाए, जबकि गांव में रहकर यह ख्वाब पूरा ना हो सकता था। खुद असद को भी तालीम हासिल करने का शौक था। वो हमारी और अब्बू की जिंदगी पर रश्क किया करता था, इसीलिए वो माँ और बहन भाइयों से दूर चला आया था। पराए घर में समा जाना आसान नहीं होता, ये उसे यहां आकर पता चला। अपना घर खा झोंपड़ा ही क्यों ना हो, अपना होता है। उसका जहन साफ सुथरा था। माँ के रिश्तेदारों से मोहब्बत वालेहाना थी। उसमें किसी किस्म का खोट ना था। वो अपने वालदैन की पहलोटी की औलाद था। घर में बहन भाइयों में उसकी हैसियत एक सालार जैसी थी। यहां आकर वो एक नौकर जैसा हो गया था। मेरी माँ उसकी जात से बेगाना और गुरेजा रहती। उनसे उसे वो तवज्जो और मोहब्बत ना मिल सकी जिसका वो आरजूमंद था। उसे ऊपर के काम वाले छोकरे से ज्यादा कोई अहमियत देने पर तैयार ना था, और ये सब मेरी माँ की वजह से था। जो मकाम उन्होंने उसे दिया
दूसरों ने भी उसी औकात पर रखा, सिवाय मेरे कि मुझे अपने इस फूफीजाद से दिली लगाव था। जब जिसको जरूरत पड़ती हमारे घर का हर फर्द उसे आवाज देकर बुला सकता था और अपना छोटा मोटा हर काम करवा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास होता गया कि वो इस घर में पालतू जानवर जैसा है, कभी तवज्जो, कभी बेगानगी और कभी धुतकार। ये था मेरे बहन भाइयों को उसके साथ रवैया। तभी उसकी शख्सियत अंदर अंदर मरती जा रही थी, वो मुरझाता जाता था। एक ऐसा वक्त आया कि वो खुद को घटता हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे वो बोना हो गया। ये एहसास पराए घर में रहने की वजह से था, जबकि वो हमारे घर को पराया ना समझता था कि ये उसके प्यारे मामू का घर था, उसकी प्यारी माँ के प्यारे भाई का घर था। अब्बू बस जाहिरी प्यार जितलाते थे। वो अगर सबके साथ सोफे पे बैठा होता तो घर का कोई भी फर्द उसे उसकी निश्चित से उठाकर खुद बैठ सकता था। और मैं सोचती थी, ये कैसी मोहब्बत है या मुनाफकत? इन हालात में पढ़ाई क्या खाक होती? उसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। अगर वो खाना खा रहा होता, उसे उठाकर काम बता दिया जाता और वो निवाला प्लेट में छोड़कर उठ खड़ा होता। मुझे बहुत बुरा लगता। उसकी बजाय मैं उठ खड़ी होती, कहती, कभी तो असद को सुकून से खाना खाने दिया करो। मेरे इस रवैये पर वो मशकूर निगाहों से मुझे देखता। खाना तो क्या, उसे आराम से पढ़ने भी ना दिया जाता था। कभी कभार सोते जगाकर कहा जाता, मेहमान आ गए हैं, जरा उनको अटेंड कर लो बेटे। अब्बू के मेहमान आ जाते तो नौकर दस्तयाब नहीं है, तो क्या हुआ, असद तो है। भाग भाग कर चाय बनाने और तवाज़ो के लिए, जबकि अपने बच्चे टीवी लाउंज में बैठे मजे से टीवी देख रहे होते या चिप्स और बर्गर खा रहे होते। उसकी छोटी छोटी तौहीन की वजह से मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जड़ पकड़ती गई। हम इकट्ठे कॉलेज का काम करते, इकट्ठे कॉलेज जाते। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि हमदर्दी का जज्बा मोहब्बत में तब्दील होता जा रहा है। हमारी आपस में एक दूसरे के लिए तवज्जो अब किसी से ढकी छुपी ना रही थी। एक रोज मैं टीवी लाउंज में बैठी कोई प्रोग्राम देख रही थी। सर्दी महसूस होने लगी तो मैं जरा सा कपकप आई। असद ने मुझे देखा और दौड़कर अपने कमरे से कंबल ले आया और मुझे ओढ़ाने लगा। तभी अम्मी टीवी लाउंज में दाखिल हुई और उसे मेरे वजूद के गिर्द कंबल लपेटते देखकर चराग पा हो गई। उन्होंने उसकी खूब बेइज्जती की। वो अपनी इतनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सका और रोने लगा। रोते हुए वो अपने कमरे में चला गया। रात को वालदा ने ना जाने वालिद के कानों में कैसा जहर घोला कि सुबह होते ही अब्बू ने टिकट कटवाकर असद को गांव रवाना कर दिया। उसे अब्बू के रवैये पर दिली तकलीफ हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि बाद में अपने घर की जन्नत में पहुंचकर उसको बहुत सुकून महसूस हुआ होगा, क्योंकि घर जैसा भी हो, अपना घर जन्नत होता है। उसे गांव में जो चीज परेशान कर रही थी वो थी मेरी जुदाई। बेशक मोहब्बत में फुरकत की आग दोजख जैसी होती है। मैं भी इस आग की तपिश को महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ न कर सकती थी। अपनी तौहीन का ऐसा असर असद के दिमाग पर हुआ कि उसने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना छोड़ दी। अपनी माँ को बता दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे पाने की आरजू में कुछ भी कर सकता है। तब फूफो ने समझाया कि अगर नौशीन को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए तालीम हासिल करना लाजिम है। बेहतर है कि मुल्तान जाकर दाखिला ले लो और हॉस्टल में रहो, मगर तालीम मुकम्मल करो। फूफो ने अपनी कुछ अराजी फरोख्त कर दी, उसको पढ़ने के लिए मुल्तान भेज दिया। मुल्तान उनके गांव से नजदीक था, 2-2.5 घंटे का रास्ता था। वो हर वीकेंड पे घर चला जाता, ताहम चाहते हुए भी उसने दोबारा लाहौर की तरफ रुख ना किया। असद ने जी तोड़कर मेहनत की और एफएससी में अव्वल पोजीशन हासिल की। अब उम्मीद बन गई थी कि अब्बू उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे। उसका मुस्तकबिल रोशन था। असद ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और जब वो अपनी तालीम के आखिरी साल में था, घर में मेरे रिश्ते की बातें होने लगी। मैंने असद को लिखा, अगर रिश्ते के लिए आना है तो जल्दी करो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। खत मिलते ही फुफ्फो असद के हमरा हमारे घर आ गई। अब्बू को बताया कि असद ने टॉप किया था और अब वो मुल्तान में इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है। अब्बू सोच में पड़ गए, मगर अम्मी ने 2 टूक फैसला सुना दिया कि ये देहाती लोग हैं, लाख पढ़ लिख जाएं, रहेंगे देहाती ही। मैं हरगिज अपनी बेटी का रिश्ता उनको ना दूंगी। इस टके से जवाब पर फूफो दिल महसूस कर रह गई। असद ने फोन पर मुझसे बात की। मैं अम्मी के सामने मजबूर थी।
उन्हें कैसे कायल करती? उन्हें तो गांव वालों से चिढ़ थी। वो अपने ससुराली रिश्तेदारों को गंवार कहा करती थी। मैंने असद को बता दिया कि मैं मजबूर हूं, अम्मी से टक्कर नहीं ले सकती। घर पर उनका राज है, बस अब तुम सब्र कर लो। वो शुरू से ही तुम लोगों को पसंद नहीं करती, चाहे तुम्हारा मुस्तकबिल कितना ही रोशन क्यों ना हो। असद दिल गिरफ्ता हो गया। शायद दुनिया वालों के लिए मोहब्बत खेल हो, मगर उसने मुझे हासिल जिंदगी समझ लिया था। रिजल्ट निकला, असद की पोजीशन आई, मगर वो मोहब्बत की बाजी जीत ना सका। उन दिनों मेरी शादी हो गई, मुझे असद की कुछ खबर ना रही। मैं शादी के बाद अमेरिका आ गई। कुछ अरसा वो खुद से बेगाना रहा, किसी काम में उसका दिल ना लगता था। मैं यहां से कभी कभी फुप्पू को फोन किया करती, क्योंकि अब उनके गांव में भी फोन आ गया था। वो बताती थी कि असद अपने फराइज भुलाकर घर बैठ गया है। तब एक रोज मैंने फुप्पू से इजाजत लेकर उससे बात की, उसे समझाया कि मोहब्बत ही सब कुछ नहीं। देखो, तुम घर में सबसे बड़े हो, सारे कुनबे की आस और उम्मीद हो। उनका ख्याल रखो, अपनी वालदा का ख्याल करो, जिन्होंने बेवगी में दुख उठाकर अपनी अराजी फरोख्त करके तुमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। अब छोटे बहन भाइयों को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने कुछ ना कमाया, उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? वक्तन फौक्तन यूं मैं उसको फोन करके उसका जमीर जगाती रहती। वो बुनियादी तौर पर अच्छी फितरत का इंसान था और खुदगर्ज भी न था। मेरे कहने का उस पर खातिर खा असर हुआ और उसने शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत कर ली। कंपनी की तरफ से वो एक बार अमेरिका भी आया, मुझसे फोन पर बात की, मगर मदऊ करने के बावजूद हमारे घर नहीं आया या नहीं आ सका। बहरहाल वो वतन लौट गया। जब अमेरिका आया तो मुझे फोन पर बताया था कि नौशीन, तुमसे शादी ना हो सकी तो मैं यकसर बदल गया। मुझे तन्हाइयों से प्यार हो गया। जी चाहता था किसी रिश्तेदार से ना मिलूं, आम लोगों से कतराने लगा था। बस वीरान जगहों पर जाने से सुकून मिलता था। तुम्हें भुला देना मेरे बस की बात ना रही थी। तुमने एक टूटे फूटे बेकीमत लड़के को बावर कराया कि मेरा कोई अपना भी है। शादी के 10 साल बाद जब मैं पाकिस्तान गई, एक रोज अचानक मेरी मुलाकात असद से एक अस्पताल में हो गई। वो अपनी वालदा का इलाज कराने लाहौर आया था। वो परेशान सा फिर रहा था। जब मेरी मटभेड़ हुई, उसका चेहरा जर्द और उतरा हुआ था। पूछा, किस हाल में हो? कहा, अम्मी बीमार हैं, उनको यहां दाखिल कराया है। तुमने शादी नहीं की? मैंने पूछा। वो बोला, नहीं, शादी खुशी का नाम है, जब खुशी ना मिले तो शादी करके क्या करता। अब मैं आई हूं तो तुम्हारा घर बसाकर जाऊंगी। अच्छा, पहले अपनी फुप्पो से तो मिल लो, वो तुमको बहुत याद करती हैं। वो मुझे कैंसर वार्ड में ले गया। फुप्पो बहुत कमजोर हो चुकी थीं, नहीफ व नजार बिस्तर पर पड़ी थीं। उनके गले लगकर रो पड़ी। कुछ देर उनके पास बैठकर मैं जाने लगी। असद मेरे साथ कमरे से बाहर आ गया। नौशीन, क्या बात है? मुझे तो हालात ने ऐसा कर दिया, मगर तुमको क्या हुआ? तुम्हें तो अमीर शौहर और अच्छी जिंदगी मिली, फिर तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? असद, किस्मत ने हम दोनों के साथ मजाक किया है। मुझे औलाद नहीं दी और तुम्हें मैं ना मिल सकी। अगर मेरी गोद में कोई नन्हा बच्चा आ जाता तो शायद मैं तुम्हें भुला देती। हमने चंद मिनट बात की। वो वापस वार्ड में चला गया और मैं अपने रास्ते हो ली। मुझे मुराद ना मिली तो उसे भी मंजिल ना मिली। वो आज भी जिंदगी की हर आसाइश पाकर मायूसी के अंधेरे में भटक रहा है। अगर हम एक दूसरे को मिल जाते तो शायद हमारी जिंदगी सुखी हो जाती, लेकिन हमारे ना मिल सकने में ना जाने क्या मसलहत थी। कुछ अरसा गुजार कर मैं अपने शौहर के हमरा पाकिस्तान लौट आई, क्योंकि अब वो दूसरी शादी के आरजूमंद थे। उनके वालिद बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने वरासत में बहुत अराजी छोड़ी थी। शहाब मेरा जीवन साथी उनका इकलौता वारिस था और अब शहाब को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। मेरा जी तो न चाहता था उनको दूसरी शादी की इजाजत दूं, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद इजाजत देना ही पड़ी, क्योंकि उन्हें औलाद से महरूम रखना उनकी हक तलफी थी। शहाब ने शादी के बाद मुझे कोई तकलीफ ना दी थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। अब उनका ख्याल करना मेरा फर्ज बनता था। बिलाखिर उन्होंने अपने से 10 बरस छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, जो उनकी रिश्तेदार थी और गांव में रहती थी। दूसरी बीवी को 4 बरस उन्होंने गांव में ही रहने दिया और मेरे साथ लाहौर में रहते रहे। लेकिन जब 2 बच्चे इस खातून से हो गए तो वो अज खुद उनकी तरफ खींचे चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे खुद ही शहाब से कहना पड़ा
कि तुम चाहो तो अपनी दूसरी बीवी को भी शहर ले आओ और एक अलहदा घर में रखो, ताकि रोज रोज तुम्हें गांव ना भागना पड़े। तुम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और आज नहीं तो कल तुम उन्हें इस शहर लाओगे। उन्हें किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल कराना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं खुद यही सोचता हूँ। 1 माह के अंदर उन्होंने लाहौर में एक दूसरा घर खरीद लिया और बीवी बच्चों को ले आए। अब वो कभी मेरे घर में होते, कभी दूसरे घर चले जाते। कुछ दिनों बेचैनी महसूस हुई। मैंने इस बात से भी बिलाखिर समझौता कर लिया कि बच्चों के बगैर फैमिली अधूरी होती है। मेरी जिंदगी अगर अधूरी है तो जरूरी नहीं कि वो भी अधूरी जिंदगी जिए। अपने बच्चों में रहकर वो खुश रहते हैं, उनकी फैमिली पूरी हो गई है। मुझे नहीं चाहिए कि उनसे लड़ झगड़ कर हालात खराब करूं और उनको भी बेसकून रखूं, या तो वो दूसरी शादी ना करते। जब औलाद के लिए शादी की और औलाद भी हो गई तो अब उनकी और उनके बच्चों की खुशियों को दरहम बरहम करना दुरुस्त ना होगा। बुढ़ापा और खाली खोली मुस्तकबिल मेरे सामने था, मुझे नजर आ रहा था। सोचा बड़ी माँ बन जाऊं, दिल बड़ा कर लूं, हौसले से काम लूं, मामलात खराब ना करूं। कल शहाब के बच्चे मुझे बड़ी माँ कहकर बुलाएंगे। बुढ़ापे में इंसान को एहतराम के सिवा और क्या चाहिए? वारिस तो यही थे। सो मैंने हर हकीकत से समझौता किया। सौतन का भी एहतराम किया। बच्चों की सालगिरह पर वो मदऊ करती, मैं जरूर शरीक होती। शहाब बड़ी माँ कहकर उनसे मेरा तारुफ करवाते। मैं उन्हें तोहफे देती, प्यार देती तो वो मुझसे लिपट जाते। वक्त के साथ साथ वो समझदार होते गए। शहाब ने उन्हें हर कदम पर मेरे एहतराम की तलकीन की थी। अपनी दूसरी बीवी से भी कहा कि अगर मेरी पहली बीवी की इज्जत करोगी, तुम्हारे बच्चे उनकी इज्जत करेंगे। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, वरना गांव भिजवा दूंगा, क्योंकि मेरी पहली बीवी ने बड़ी कुर्बानी दी है, वरना आज तुम्हारे ये बच्चे होते और ना ये सब जायदाद तुम्हारी होती। वो एक समझदार औरत निकली। उसने शहाब की हर बात और हुक्म पर सर को झुका दिया। उनका हर कहा माना। हर कदम पर मुझे यही एहसास दिलाती कि वो कुछ नहीं है, बस मेरी कनीज है और मैं सब कुछ हूं। हालांकि मैं खूब समझती थी कि वो ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि वो एक हरी भरी शाख थी जिस पर फल फूल लगे हुए थे और मैं बांझ औरत किसी सूखी टहनी की मानिंद थी। अल्लाह का शुक्र कि मेरे खाविंद के बच्चों ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बांझ औरत हूं और मेरी गोद खाली है। वो जब बड़ी अम्मी कहकर मुझसे लिपटते और मेरे गले में बाहें डालकर फरमाइशें करते तो मैं फूली ना समाती। मुझे लगता कि मैं सूखी टहनी नहीं, बल्कि एक हरी भरी डाल हूं जिस पर फल फूल लगे हुए हैं। असद ने बहुत लेट शादी की, उसकी भी औलाद ना हो सकी। जो जो वक्त गुजरता गया मैंने उससे राब्ता खत्म कर दिया, क्योंकि अब मेरे चारों बच्चे बड़े हो गए थे जो मुझे बड़ी अम्मी कहकर पुकारते थे, और मैं हरगिज ये ना चाहती थी कि उन्हें इल्म हो कि मैं उनके वालिद के सिवा भी कभी किसी को चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी नौशीन और असद की मोहब्बत की कहानी। याद रखिएगा, अगर मोहब्बत की शादी ना हो तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो आपकी और आपके वालिदैन की रुसवाई का सबब बने। बाकी अल्लाह जो करता है वही बेहतर होता है। और औरत को भी चाहिए कि अगर अल्लाह ने उसको औलाद नहीं दी तो अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दे, और शौहर को भी चाहिए कि दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बीवी का भी उतना ही ख्याल रखे, उसके भी हकूक अदा करे। खुशहाल जिंदगी का यही राज है। 4 दिन की जिंदगी है, कब कहां न जाने जिंदगी की शाम हो जाए। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।